चलिए जी, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर सीए फाइनल, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1। एवरीवन प्लीज फोकस फोकस फोकस, ध्यान दीजिए। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को राइट भी देता है और थोड़ी सी ऑब्लिगेशन भी देता है। राइट क्या देता है? राइट ऑफ एक्सेस एंड एंटाइटलमेंट टू रिक्वायर। ओके, और साथ में बोलता है प्लीज इंक्वायर। अब राइट टू एक्सेस किस चीज का? कब? एट ऑल टाइम्स। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ द कंपनी, जो कहां पे रखे हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस। ओके, राइट टू एक्सेस फिनिश। एंटाइटलमेंट टू रिक्वायर, क्या रिक्वायर कर सकता है? ऑफिसर और कंपनी से, ऑफिसर ऑफ द कंपनी से चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी जो ऑडिटर है वो क्या ले सकता है? इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, वॉट एवर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच ही कंसिडर नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज द ऑडिटर। डन? ओके, अच्छा जी। नाउ इसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरीज हैं। इसमें खास बात यह है कि आईसेग रिसर्च कमेटी ने अपना ओपिनियन दिया है कि इन मैटर्स पे जो भी हम पढ़ने वाले हैं आप तभी रिपोर्टिंग करेंगे अगर ऑडिटर को कुछ एडवर्स मिलता है, अगर ऑडिटर को कुछ एडवर्स मिलता है। नाउ व्हाट आर दोज इंक्वायरीज? जल्दी बताइए। ए बी सी डी ई एफ। ए से एडवांसेस, साथ साथ बोलते चलो। क्या एडवांसेस प्रॉपरली सिक्योर हैं? क्या टर्म्स ऑफ एडवांसेस प्रीजुडिशियल तो नहीं है कंपनी और उसके मेंबर के लिए? ए एडवांसेस प्रॉपरली सिक्योर, टर्म्स नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनी एंड इट्स मेंबर। बी बुक एंट्री, ट्रांजैक्शन जो बुक एंट्री से रिप्रेजेंट हो रही हैं वो प्रीजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। अच्छा जी। सी कंपनी ने क्या? शेयर, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटीज सेल तो नहीं करे हैं एट अ प्राइस लेसर देन दी परचेज प्राइस। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी। ओके। डी डिपॉजिट, क्या लोन एंड एडवांसेस को एज अ डिपॉजिट शो तो नहीं कर दिया? ओके। ई एक्सपेंसेस, क्या पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू में तो चार्ज नहीं कर दिए? एफ फॉर कैश, क्या कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है? अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो क्या ट्रू एंड फेयर भी मिल रहा है? ट्रू एंड फेयर भी मिल रहा है मतलब आपके अकाउंट बुक और बैलेंस शीट जो है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है कैश नॉट रिसीव्ड की सिचुएशन को, कहीं वो मिसलीडिंग तो नहीं है। ओके, याद रखिए अगर आप होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर हैं तो आपके पास राइट ऑफ एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी का भी है एज फार एज कंसोलिडेशन इज कंसर्न। ओके, रिसर्च कमेटी का ओपिनियन मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई इंक्वायरीज पे तभी रिपोर्ट करेंगे अगर कुछ एडवर्स मिलेगा। नाउ लेट अस स्टडी सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3। ये आपको जरूर देखने को मिलेगी। रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट अगर आप देखें तो ये 143 सबसेक्शन 3 और कारों की रिपोर्टिंग एक अलग सेक्शन में आ जाती है। सेक्शन आप लोग 700 से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एसएस 700 में टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस ओपिनियन वगैरह होता था। लास्ट में आता था अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इंडिया में इस सेक्शन का नाम रखा जाता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और उसी में 143 सबसेक्शन 3 की रिपोर्टिंग जो है वो की जाती है। ओके, 143 सबसेक्शन 3 की रिपोर्टिंग कैसे होती है आइए आपको पढ़ा देता हूं। यहां पे इससे पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स याद नहीं करेंगे, अंदर का मसाला भी तैयार करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभिषेक भाई जागे हो? अभिषेक, हाँ जागे हैं, चलो बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। आओ नाउ वन गन दिखा के क्या मांगी? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सो ऑडिटर बताएगा वेदर ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट हैज बीन ऑब्टेन्ड, इफ नॉट व्हाट इज मिसिंग एंड व्हाट इज इट्स इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप देखिए मैं आपको सिर्फ ये हेडिंग याद नहीं करा रहा हूं बेटा, ये हेडिंग याद करके जाओगे यू विल ऑलवेज बी एट लॉस ऑफ वर्ड्स। ये अगर आपने समझ लिया है तो आप 80-90% सिमिलर लिख के आ सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा जी। देन टू शू पहन के क्या नहीं छूते? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न। तो आप लोग क्या देखेंगे कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ मेंटेन है कि नहीं। रिटर्न्स कहां से आती हैं? रिटर्न्स एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस और नॉट। ब्रांच से क्या दो चीजें आती हैं? एक रिटर्न आती है, एक ऑडिट रिपोर्ट आती है। रिटर्न 2 वाले में डील हो गई है। ट्री की क्या होती है? ब्रांच। और अब यहां पे ऑडिट रिपोर्ट की बात करेंगे क्या कि ऑडिटर ने ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट रिसीव कर रही है कि नहीं करी है, और अगर करी है तो उसने इन रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट में कैसे डील किया है। चेक इफ ऑडिटर रिसीव द ब्रांच ऑफिस रिपोर्ट ऑडिटेड बाय अदर्स एंड कैसे उसने इनके साथ डील किया है अपनी रिपोर्ट में। ओके, यहां पे स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा? ऐसे 600। ओके। 4 डोर, सी ऑफिस का डोर खुला, ऊपर से क्या गिरा? बैलेंस शीट एंड P&L। तो बैलेंस शीट एंड P&L आपने देखना है एग्रीमेंट में है नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स के साथ। 5 नाइफ दिखा के हमने क्या बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करे हैं या नहीं करे हैं। अंबानी जी की हमने देखा था रिपोर्ट में इंड एस लिखा हुआ था क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे हैं, लेकिन वो अलग अलग कंपनी पे आपको पता है लिस्टेड है अनलिस्टेड है, क्या टर्नओवर वगैरह अलग अलग एप्लीकेबिलिटी, तो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएगा। 6 विक्स ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स आने हैं ऑडिटर के ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर हैविंग एडवर्स इफेक्ट। अब
अगर कोई भाई कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मैटर है ही नहीं जिसका एडवर्स इफेक्ट है, तो ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स भी नहीं है, तो क्या ये आपके ऑडिट रिपोर्ट में होना मैंडेटरी है? आंसर इज नो। अच्छा जी। देन 7 हेवन, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होकर कहां जाता है? हेवन। पूछा जा रहा है डायरेक्ट, बताओ क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है? तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है नहीं हुआ है, और उसको वेरीफाई करके यहां पर रिपोर्ट कर देगा कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। 8 डेट, डेट पे जाने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या करवाना है? रिजर्वेशन क्या नहीं करना है? एडवर्स रिमार्क। ओके ओके। अच्छा जी, अब जरा सुनिए एवरीवन, तो आपने बताना है क्या क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क है रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स? है तो है, नहीं है तो रिपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, आपने बताना है क्या कोई एडवर्स रिमार्क है, क्या कोई क्वालिफिकेशन है, क्या कोई आपके पास रिजर्वेशन है, कोई भी नेगेटिविटी है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स को लेके, तो आपको यहां पर रिपोर्ट करनी है। 9 वाइन, वाइन पी के क्या खो जाते हैं? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो आपको बताना है कि कंपनी का एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं है विद रेफरेंस टू एफएस, एंड उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं। इसी के साथ क्विकली आपको रिवीजन में बता देता हूं ऑडिटर और आईसी का रिश्ता। आईसी भाई मैनेजमेंट बनाती है, ऑडिटर नहीं बनाता है। आईसी पे ओपिनियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं देना होता है। आईसी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है। 315 आपको बोलता है कि आईसी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कीजिए, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। क्राइम, आई होप आपको याद आ रहा होगा, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग, एंड आपका कंट्रोल एनवायरमेंट ये हो गया था, और कंट्रोल एक्टिविटीज होता था। ओके, नाउ तो आपको आईसी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है ताकि आप लोग रोम को असेस कर पाए, स्पेसिफिकली आप लोग कंट्रोल रिस्क को असेस कर पाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप एज पर एसए 330 अपने रिस्पॉन्सेज डिजाइन कर पाए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना भी मैंडेटरी नहीं होता है, अगर ऑडिटर चाहे तो करेगा, या फिर ऐसे सिचुएशन में जहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स से हम लोग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, उस केस में करेगा। क्या ओपिनियन देना है? आईएफसी पे ओपिनियन देना है, याद रखिएगा। आईएफसी को और डिटेल में कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन आया उसको लेके जो आईसीआई के गाइडेंस नोट निकले, उन्होंने टर्म किया है आईएफसी एफआर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसके ऊपर प्रॉपर ओपिनियन जाता है, और वो ओपिनियन आपकी ऑडिट रिपोर्ट में एज अ एनेक्सचर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि 143 की रिक्वायरमेंट है। रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहां पे इन्होंने लास्ट में लिख दिया था कि देखो भाई हमने ओपिनियन दिया है, ये देखिए एफ पॉइंट देखे, हमने ओपिनियन दिया है, और एनेक्सचर ए में वो ओपिनियन आपको मिल जाएगा। हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया ऑन द एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द आईएफसी। 2 वर्ड याद रखिएगा, एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। चलिए आ जाइए वापस। ओके, 10 हेन, हेन क्या देती है? अंडे। अंडे कैसे होते हैं? गोल गोल, तो ओ भी होता है तो अदर्स। ओके, अब अदर्स के लिए नेक्स्ट चार्ट देखना, लेकिन उससे पहले आईएफसी की एक्सेप्शन देख लो। आईएफसी की रिपोर्टिंग कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनी जो कि एक ओपीसी है, जो स्मॉल कंपनी है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड जिसकी बोरोइंग लेस देन 25 करोड़ है थ्रू आउट द पीरियड। ओके, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपके ऊपर आईएफसी नहीं लगेगा। अगर बोरिंग ऊपर निकल गई, टर्नओवर विद इन द लिमिट भी है, तो भी आपके ऊपर आईएफसी की रिपोर्टिंग कंपनी के केस में लग जाएगी। कनेक्शन विद एसए 210, याद करिए, क्या हर साल नया एंगेजमेंट लेटर भेजना है? आंसर इज नो, नहीं भेजना है, लेकिन ऑडिटर को असेस करना चाहिए देयर आर नीड टू रिमाइंड और रिवाइज, और उस नीड टू रिमाइंड और रिवाइज वाले कारण में होता है कि अगर कोई नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई तो देयर मे बी अ नीड टू रिमाइंड और रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, बोलिए यस सर। अच्छा, देन अदर्स में याद रखिए 10 हेन, हेन, अंडे, अंडे, गोल गोल, ओ अदर्स। ओ के बाद क्या आता है? पी। पी एक बार नहीं 3 बार, पी। पेंडिंग लिटिगेशन, प्रोविजन एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। हेलो, क्लैरिटी है? बोल दीजिए। अच्छा जी, पेंडिंग लिटिगेशन का इंपैक्ट डिस्क्लोज करना है किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फोर्सिबल मटेरियल, फोर्सिबल लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाना है, और आपने चेक करके बताना है कि भाई कोई डिले तो नहीं है इन ट्रांसफरिंग द फंड्स टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड्स। फिर पी के बाद क्या आता है? क्यों। क्यों टंग ट्विस्टर हो गया। क्यों पढ़ना है? हटा दो। आर, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किससे लेनी है? मैनेजमेंट से। उसके लिए चार्ट बढ़िया वाला ये रहा, आ जाओ। ऑडिटर को कंफर्म करना है कि मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी हो, किस बात को लेके? फंड एडवांस, फंड रिसीव। फंड एडवांस तो नहीं किए हैं, एक्सेप्ट एज डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट टू एनी इंटरमीडियरी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी टू और फॉर लोन गारंटी और एडवांसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ऐसे ही फंड्स रिसीव तो नहीं किए हैं अदर देन एज डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट फ्रॉम फंडिंग पार्टी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी फॉर लोन एडवांसेस गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ फंडिंग पार्टीज।
ओके एंड साथ साथ में ऑडिटर ने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लेनी नहीं है, ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसेस लगा के वेरीफाई भी करना है कि इन रिप्रेजेंटेशन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। कनेक्टिंग स्टैंडर्ड ऐसे 580 बोलता है रिटन रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस, बट दे आर नॉट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को अपने प्रोसेस जरूर लगाने हैं। आइए देन इसी कनेक्शन के पैसे वरना समय जैसे हैं। आओ पेंडिंग लिटिगेशन प्रोविजन आईपीएफ हो गया, बढ़िया। रिप्रेजेंटेशन हो गई, यस। उसके बाद दो बचते थे डिविडेंड। डिविडेंड में सिंपली कंप्लायंस चेक कर लो 123 की, एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप चेक कर लो क्या कंपनी के पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ऑडिट ट्रेल फीचर वाला। ऑडिट ट्रेल में 3 बातें चेक करेंगे, वॉज इट ऑपरेशन थ्रू आउट द ईयर, वॉज इट टेम्पर्ड, एंड साथ साथ में वॉज इट प्रिजर्व एज पर दी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इसकी रिपोर्टिंग अभी एप्लीकेबल नहीं हुई है। डन, बोलिए कुछ अमेंडमेंट आएगी तो मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अच्छा जी, इसके बाद ऑडिट ट्रेल का मीनिंग क्या है मैंने आपको पढ़ाया। ऑडिट ट्रेल बेसिकली सीक्वेंशियल रिकॉर्ड है जो एविडेंस देता है आपको हिस्ट्री और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिर से सीक्वेंशियल रिकॉर्ड है, एविडेंस देता है किसका, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। इससे आप ट्रेस कर सकते हैं किसको, आप जनरल लेजर से सोर्स डेटा तक जा सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। इसे एडिट लॉग भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, एडिट लॉग भी बुलाया जाता है। नाउ आप पूरी ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी चीज को नेगेटिवली आंसर कर रहे हैं, विद क्वालिफिकेशन आंसर कर रहे हैं तो रीजन भी बताना पड़ेगा। ओके 145 को बाद में पढ़ेंगे, 197.16 को पढ़ लेते हैं। 197.16 की रिपोर्टिंग आपको सेक्शन 143 में करनी होती है। रिपोर्टिंग में आपने करना क्या होता है, बेसिकली आप बताते हैं कि जो रेम्यूनरेशन पे करी है कंपनी ने डायरेक्टर को, वो एज पर द प्रोविजन ऑफ 197 है या नहीं है। किसी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ प्रोविजन ऑफ 197 तो नहीं दे दी है। ओके और साथ साथ में अदर डिटेल एज में भी प्रिस्क्राइब। ये 197.16 की रिपोर्टिंग है जो करनी होती है आपको सेक्शन 143 में, हमने देखी थी, अंबानी जी की रिपोर्ट में भी ये थी। ओके दिस मैटर इज टू बी कवर्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर 143.9 बोलता है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करें। 143.10 बोलता है कि कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करें, ICAI रिकमेंड करेगा, सीजी उन्हें नफरा के साथ कंसल्ट करेगी, नफरा उसे एग्जामिन भी करेगा, सीजी उसके बाद जो है प्रिस्क्राइब करेगी आफ्टर कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन बाय नफरा। ओके जब तक नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है तब तक वो आईसीए ने जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कर रखे हैं वही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। 145 बोलता है कि देखो भाई अपॉइंटेड ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट को साइन करना है एज पर 141 सबसेक्शन 2। रेफरेंस दे दूं 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है। 141 में बोला गया है कि एक ऐसी फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फुल टाइम प्रैक्टिस है, इट कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ओके ग्रेट। और साथ साथ में वहीं पे लिखा है कि भैया याद रख लेना अगर ऐसी फर्म अपॉइंट हुई है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी बाकी लोग भी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है। कनेक्शन विद प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में हमने पढ़ा है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन थ्योरी मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बना सकते हैं, लेकिन उस पर अभी के लिए रोक लगी हुई है कि भाई आग दोनों तरफ बराबर लगी होनी चाहिए। आईसीए ने अलाउ कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा, सीएस वाले भी अलाउ करेंगे, दोनों की तरफ से अलाउ होगा, दोनों की गाइडलाइंस फॉलो होगी, तभी जाके जो है वो आप लोग मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बनाई जाएगी। पार्थ भाई हाथ में ऐसे गजरा भी बांध लो बढ़िया सा, और हाथ में एक पानी की बॉटल ले लो, एकदम बढ़िया लगो, दुष्ट पापी नलायक लुच्चा लफंगा आवारा। आओ हाँ जी, तो याद रखें भाई कि ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा, ऑडिटर अपॉइंटेड, और साथ साथ में 141(2) की कंप्लायंस भी जो है होनी चाहिए। कोई भी एडवर्स रिमार्क हो वो रीड आउट होना चाहिए जनरल मीटिंग में, एंड इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर दी इंस्पेक्शन बाय दी मेंबर्स। डन। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहां पे आके हमारा ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है। लास्ट में वो भी रिवीजन में इंक्लूड कर दूं जो सत्संग किया था। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो आपके पास होनी चाहिए टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, नॉट ओनली क्लियरिंग सीए फाइनल, इज द एबिलिटी टू फोकस फॉर एटलीस्ट 90 to 120 मिनट्स, कंप्लीटली अनडिस्ट्रैक्टेड फोकस। अगर आप कर सकते हैं 90 to 120 मिनट्स के लिए, उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर 90 to 120 मिनट्स बैठिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 90 to 120 मिनट्स ही करना है, और ब्रेक में जितना अपने भाई साहब दिमाग को दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, लेकिन इस 90 से 120 मिनट में आपका एकदम लेजर बीम की तरह 1 पॉइंट फोकस होगा, तो आप जीवन में बहुत जल्दी ही जीतेंगे, चिंता मत कीजिए। राइट। और सिर्फ सीए नहीं, आप जीवन में जो भी करेंगे आप इस वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों में आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फोकस एक ऐसी करेंसी है जो धीरे धीरे जिसमें लोग कंगाल होते जा रहे हैं, बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। राइट। तो आप इस करेंसी को अपने अंदर बढ़ाइए और आप देखिएगा आपके अंदर कितने बदलाव आएंगे। आने वाले लेक्चर्स में अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पे भी डिस्कशन कर दूंगा। डोंट वरी, कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा, मैं फ्री में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि कैसे आप लोग जो है अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। राइट। बट आज आप ये समझ लीजिए कि यस,
वी नीड टू फोकस, क्योंकि अगर फोकस नहीं है, हम लोग अगर किसी चीज़ के साथ लंबा समय नहीं बिता सकते हैं तो वो हमें कभी ना समझ आएगी, और जब समझ नहीं आएगी तो हम उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, उसमें हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। डन। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।